So hello everyone, welcome to the question third of the day second. प्रश्न तीसरा और आपके पास दिन जो है वो दूसरा. So जो तीसरा प्रश्न था वो ये था that although uprisings and unrests were frequent in pre-1857 revolt, ठीक है, this is not 1957, it is 1857. Okay. So प्रश्न है कि अपराइजिंग्स पहले भी होती थी, 1857 के रिवोल्ट से पहले भी होती थी, पीजेंट अनरेस्ट था, सिविल अपराइजिंग्स थी, ट्राइबल अपराइजिंग्स थी, बट जो 1857 का जो रिवोल्ट था, जो ये 1857 का जो ये इवेंट था, ये ब्रिटिश पॉलिसीज के ऊपर मेजर वाटरशेड प्रूव हुआ है. ठीक है, देखिए पहली बात क्वेश्चन की डिमांड को समझिए. क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है कि आपने अनरेस्ट्स और अपराइजिंग्स को लिखना है. दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक छोटा सा पार्ट है. जो मेजर पार्ट है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन की एक डिमांड है, जो क्वेश्चन की एक थीम है, वो ये है कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे चेंज हुई हैं. ठीक है, सी अगेन क्वेश्चन को समझिए. ऑल्दो अपराइजिंग्स एंड अनरेस्ट्स वर फ्रीक्वेंट इन प्री 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मेजर इवेंट दैट हैड इफेक्ट ऑन पॉलिसीज. ठीक है, तो पॉलिसीज के बारे में लिखना है आपको कि पहले भी अपराइजिंग्स होती रही हैं, लेकिन 1857 के बाद एकदम से जो पॉलिसीज हैं वो चेंज हो गई. ठीक है, तो ये थीम से क्वेश्चंस जो हैं काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है. सो लेट अस इंट्रोड्यूस. तो सबसे पहले जो सबसे सरल और सबसे जो इफेक्टिव वे है ऐसे क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने का, वो ये है कि आपने क्या समझा है, डायरेक्टली आप उसको एग्जामिनर को कन्वे कर दीजिए. ठीक है, आपने क्या समझा? दैट ऑल्दो द अपराइजिंग्स एंड अनरेस्ट्स वर फ्रीक्वेंट इन प्री इंडिपेंडेंस एरा. तो डायरेक्टली जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो भी अपराइजिंग्स हुई थी, जो भी पीजेंट अपराइजिंग्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स, सिविल अपराइजिंग्स हुई थी, आप उनको लिख दीजिए. सबसे आसान और सबसे सरल तरीका ये है इंट्रोड्यूस करने का. और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि एकदम से कैसे पॉलिसीज चेंज होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस. ठीक है, मैनी पीजेंट्स अपराइजिंग्स एज वेल एज द ट्राइबल एज वेल एज सिविल अपराइजिंग्स marked the unrest in the colonial period, and they were as follows. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फकीर अपराइजिंग्स थी, सन्यासी अपराइजिंग्स थी, बंगाल और बिहार में अपराइजिंग्स होती रही हैं, राजा चैत सिंह की अपराइजिंग हुई थी, अवध की अपराइजिंग हुई थी, पोलीगर अपराइजिंग हुई थी, पाइका रेबिलियन हुआ था उड़ीसा में, फैरजी अब मूवमेंट हुई थी ईस्टर्न बंगाल में, भील अपराइजिंग्स हुई थी. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जो अपराइजिंग्स हैं, इसमें से कुछ एग्जांपल्स लीजिए और उस एग्जांपल्स को बता दीजिए कि हाँ जी अपराइजिंग्स होती रही हैं. बट देन राइट दैट द 1857 it was the major event that led to the changes in the policies of the British India. ठीक है, so despite all these uprisings, the revolt of 1857 is considered as a major event in the Indian history. क्यों भाई? अब नीचे आपके आर्गुमेंट्स आ गए. पहली बात, there were changes in the administration. ठीक है, बाय द एक्ट ऑफ 1857 जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिचौलिए का काम कर रही थी, उसको क्राउन ने हटा दिया, और जो भी आपके पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल था या फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको भी हटा दिया. रादर देन दैट एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया और उसकी एक काउंसिल बनाई गई जो उसको सलाह देती थी, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था ये कैबिनेट का मेंबर होता था. तो इसका मतलब क्या है
कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इंडिया में उसको डायरेक्टली जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने क्राउन के नीचे ले आए, ठीक है। नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया इट वाज आंसरेबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल हो गई। गॉट द पॉइंट। देन द एक्ट ऑफ 1861 जो रिवोल्ट के बाद आया था, इट इनलार्ज द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो आपके पास सेंटर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती थी उसकी वर्किंग को, उसकी पावर्स को इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया। इवन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हल्का हल्का जो आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन है वो शुरू हो गया, ठीक है। जो आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन है वो शुरू हो गया, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ था कि देयर वाज हाई सेंट्रलाइजेशन, बहुत हाई सेंट्रलाइजेशन था। जो प्रोविंसेस थे दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन की पावर्स थी, जो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स थी वो बहुत कम रहती थी। लेकिन आफ्टर द 1861 एक्ट एंड ऑल्सो आफ्टर द 1858 द रिवोल्ट ऑफ 1858, धीरे धीरे से आपने जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। देन देयर वर चेंजेस इन आर्मी, आर्मी में चेंजेस हुई। आर्मी में भाई कौन कौन सी चेंजेस हुई, देखिए एक तो है इंडियंस को, जो इंडियंस आर्मी में सर्व कर रहे थे उनको हाई पोस्ट के ऊपर प्रमोट करना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो यूरोपियंस हैं उनकी तादाद इंडियन आर्मी में, इंडियन रेजिमेंट्स में बढ़ा दी गई। एंड जो रेशियल क्लासिफिकेशन का जो एक वहां पे प्रोविजन था उसे और स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है। अगर पंजाब का एरिया है तो यहाँ पे सिख रेजिमेंट या फिर पंजाब रेजिमेंट नहीं लगाई जाएगी, यहाँ पे गुरखा रेजिमेंट लगाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो एक रेशियल सेग्रीगेशन है वो आर्मी में उन्होंने करना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी रेबेलियन ना हो, ठीक है। देन देयर वाज दिस डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है इसे फॉलो करना शुरू किया। देखिए जो 1857 के बाद इमीडिएटली उन्होंने मुस्लिम्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया और हिंदूज को कह दिया कि ये हमारे फेवरेट्स हैं। आफ्टर 1870 जब हिंदू संगठित होने स्टार्ट हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को अपना फेवरेट बता दिया, उनको कुछ कंसेशंस वगैरह देने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, व्हेन यू फेवर वन और दूसरे को आप एकदम से निग्लेक्ट कर देते हो तो ये एक कम्युनल टेंशन का कारण बनता है, ठीक है। तो नीचे जो व्यक्ति विशेष होते हैं, जो प्रजा होती है, उसमें डिवाइड आ जाती है, ओके। तो ये डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो वाली जो नीति है ये और ज्यादा प्रपाउंड हुई, बढ़ गई 1857 के रिवोल्ट के बाद। देन द रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स, देखिए जो लॉयल प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने रिबेलियन को दबाने में ब्रिटिशर्स की सहायता की, उनको रिवॉर्ड किया गया और प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया गया कि आप हमें एज अ पाइवोट पावर, हमें जो बड़ी शक्ति के तरह से आप हमें रिकॉग्नाइज कर लीजिए, हम फर्दर इन फ्यूचर आपको कोई भी अनेक्सेशन नहीं करेंगे, हम आपको अनेक्स नहीं करेंगे, हम आपकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश पावर, जो कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन चुकी थी, तो उसमें जो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये 1857 के बाद डेवलप होनी आपको दिखाई देती है। देन द ऑफिशियल्स दे बिकेम हॉस्टाइल टू द एजुकेटेड इंडियंस, तो
तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो इक्वालिटी की बात कर रहे थे, जो लिबर्टी की बात कर रहे थे, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं वो तो इसके अगेंस्ट जा रही थी। इक्वालिटी, कहाँ इक्वालिटी थी? इंडियंस को प्रमोट नहीं किया जाता था हाई ऑफिसेज में, ठीक है। तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, जिनको चीज़ों के बारे में पता चल रहा था, जिनको ये पता चल रहा था कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम को ज़्यादा, ब्रिटिशर्स अपनी होम को ज़्यादा वो अहमियत दे रहे हैं, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें बातें समझ रहे थे इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस, तो जो ऑफिशियल्स थे वो उनके खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ उन्होंने बयानबाजी करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइफ है बिटवीन द एजुकेटेड इंडियंस और जो ऑफिशियल्स, ये भी 1857 के बाद ये शुरू होती है, ठीक है। एंड इट वाज इनलार्ज्ड, ये और बड़ी हो गई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि जो ये एजुकेटेड इंडियंस थे, जो सारे के सारे जर्नलिस्ट थे, जो चीज़ों को समझ पा रहे थे, दैट व्हाट इज रॉन्ग विद द सोसाइटी, व्हाट इज द रॉन्ग विद द पॉलिटिक्स, उस समय की पॉलिटिक्स को उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है। उनको मतलब उनको यूनियनाइज किया, एक यूनियन बन गई उनकी, वो मिलते थे, चीज़ों के बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है। तो ऑफिशियली ये स्टैंड लिया गया, इनके अगेंस्ट स्टैंड्स जो हैं वो लिए जाने शुरू कर दिए, ठीक है। नाउ द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। देखिए जो सारे के सारे आपके आर्गूमेंट्स हैं, दे आर इन लाइन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? पॉलिसीज चेंज हुई, कैसे पॉलिसीज चेंज हुई आपने वो लिख दिया, ओके। एवरी आस्पेक्ट, एवरी आर्गूमेंट, एवरी पॉइंट, ये दे शुड बी इन लाइन विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाहर नहीं जाना है, ओके। नाउ द कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन भी क्वेश्चन के ही होना चाहिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं बन पाया था मुझसे, सो आई जस्ट रोट दिस। हेंस in a sense the uprising of the 1857, it was an important mark from which the British government started consolidating hold over India with an aim of long lasting empire, ठीक है, कि हमें long lasting in the long term कैसे शासन करना है। तो उस तरह से उन्होंने जो पॉलिसीज हैं वो अपनी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। सो दिस वाज अ सिंपल ओपिनियन, रादर ये एक जर्नल स्टेटमेंट ही है, तो इसी चीज़ को मैंने एज अ ओपिनियन कंक्लूजन में लिख दिया, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखना कैसे है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे देखना है, पहचानना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको दिक्कत आती है किसी चीज़ की, so do write in the comment section में लिखिए and I will for sure reply you. Thank you very much.